तो आज हम लोग नया टॉपिक चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सेंटर ऑफ मास इनिशियली पढ़ाया था। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन का पार्ट 1, जिसमें हम लोग सिंपली रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो सबसे पहला टर्म है हमारे लिए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? सिंपली यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इसका अपना शेप और साइज है, और शेप और साइज कभी भी ड्यूरिंग द मोशन चेंज नहीं करता है। और किसी भी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी तभी कंसिडर करते हैं जब अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस उसके इंटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो इसका बेस्ट वे है समझने का कि जैसे हम सपोज एक साइकिल के व्हील को कंसिडर कर लें। ये साइकिल के व्हील का ये पोर्शन जो एक्सल है और ये रिम है। हम लोग कंटिन्यूअस साइकिलिंग जब करते हैं तो स्पोक जो है वो कभी कभी लूजली बाउंड, जो अटैच है रिम के साथ, ये लूज हो जाता है। तो फिर यहां पर जो नट है, ये नॉब है, इसको हम लोग टाइट करते हैं। तो ड्यूरिंग द मोशन इसके जो स्पोक्स लूज हो गए उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे मान लो एक ब्लॉक को हमने पुली के साथ अटैच कर दिया। ठीक, अब ये ब्लॉक पुली के साथ अटैच है और पुली फिक्स्ड है। ठीक, अब यहां पर किसी वजह से ऐसा हो गया कि पुली के साथ जो स्ट्रिंग और ये ब्लॉक सिस्टम है, ये स्ट्रिंग स्लाइटली एक तरह से कह सकते हैं लूज हो जाए, तो उसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। वही कहता है कि यहां पर इंटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी इग्नोर्ड। मान लो एक पार्टिकल यहां से यहां तक शिफ्ट किया, इसका एग्जैक्टली ये पाथ है, इसका ये पाथ थोड़ा सा शिफ्ट कर गया और इसका भी एग्जैक्टली पाथ है। तो ये जो इंटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो कि इसका ये पार्टिकल यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया और ये 10 पॉइंट, ये पाथ थोड़ा सा लार्जर है। मान लो इसी पार्टिकल का, ये एक तरह से इसी सिस्टम का ये पार्टिकल है, इसका वैल्यू 10.1 हो गया, इसका वैल्यू 10 ही रहा, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक, इसका मतलब शेप साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हम लोग एज्यूम करके चले। तो ये रिजिड बॉडी का मेन कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो एक ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, दोनों को मोशन प्रोवाइड किया, एक का वेलोसिटी v1, एक का वेलोसिटी v2। ड्यूरिंग द मोशन दोनों के बीच में स्ट्रिंग अटैच है, और स्ट्रिंग का यदि इंटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रिंग लूज भी हो जाए तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। इसलिए दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम, मान लो यहां पर ये दोनों ब्लॉक अटैच है ए और बी, और यहां पर v1 नॉट इक्वल टू v2, तो ये रिजिड नहीं कहलाएगा, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो ये नॉन रिजिड बन जाएंगे। क्लियर हो गया 100%? अब यहां पर हम लोग कहते हैं
कि आइडियली रिजिड बॉडी एक ऐसा है जिसका परफेक्ट शेप और साइज है, ठीक। और यहां पर कहता है कि इनफैक्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तो कोई भी रियल बॉडी ट्रूली रिजिड नहीं है, क्योंकि यहां पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है। लेकिन हम लोग यहां पर इसको इग्नोर करेंगे और आइडियल कंडीशन लेकर के चलें। क्लियर? ठीक है, इसका स्नैप ले लो, क्योंकि इसको नोट करने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग यहां पर सिंपली दिमाग में ये रखेंगे कि रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी which has a definite shape and size. Both the shape and size do not change during the motion. ठीक। अब आगे, जब रिजिड बॉडी का मोशन होता तो कितने तरीके के मोशन पॉसिबल है? तो 3 पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? पहला पार्ट को समझते हैं। सिंपली हम किसी बॉडी को पॉइंट मास कंसिडर ना करें और इसका जब मोशन हो रहा है तो इसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तीनों का वेलोसिटी इक्वल, तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। If the body is not considered as point object, clear? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यदि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल्स मूव विथ सेम वेलोसिटी, सेम एक्सलेरेशन, तो वैसे बॉडी को या वैसे मोशन को क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। समझ में आ गया? सेकेंड, जब रिजिड बॉडी का मोशन होगा तो प्योर रोटेशनल मोशन, पूरा रोटेशनल मोशन होगा। और थर्ड, दोनों का कंबाइन कर लेंगे तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, और इसी को हम लोग कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। ये क्या कहलाएगा? प्योर रोलिंग मोशन। तो 3 पार्ट बन गए रिजिड बॉडी के, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी, और एक कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन। ठीक। अब आ जाए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या कहा आपने? अ बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन if the displacement of each particle of the system is same। अभी कहा सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम होगा ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल। ठीक। अब यहां पर सेम वेलोसिटी देखो लिखा ही भी है, लास्ट लाइन, ड्यूरिंग सच अ मोशन all the particles have same displacement, velocity and acceleration at an instant। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो यहां पर m1 m2 अप टू mn पार्टिकल और ये मूव किया, यहां से यहां तक शिफ्ट किया, तो इसका मतलब इसके सारे पार्टिकल का वेलोसिटी v1 v2 ये इक्वल होगा। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक। अब यहां पर देखें कंक्लूजन मैथमेटिकल क्या निकलता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकलता है कि यहां पर सबका वेलोसिटी इक्वल, सबका एक्सेलरेशन इक्वल, तो फोर्स कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, मोमेंटम कितना हो गया। यदि हम निकालना चाहें तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी v1, दूसरा जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी v2, तीसरा पार्टिकल उसका वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन, सबका वेलोसिटी इक्वल।
इसी तरह से सब इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन a1 a2 a3 एंड सो ऑन, इसका भी एक्सेलरेशन सेम। ठीक, इसी तरह से यदि हम फोर्स का वैल्यू निकाले तो फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, फर्स्ट पार्टिकल का मास एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्टिकल का मास एक्सेलरेशन, इसी तरह से n पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन। ठीक, सबके एक्सेलरेशन सेम है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, और एक्सेलरेशन को बाहर लिख ले a वेक्टर। ये क्या बन गया, समेशन m, और ये समेशन m का मतलब टोटल मास। इसी तरह से मान लो हम मोमेंटम लिखेंगे तो मास m1 v हो जाएगा सारे पार्टिकल का, m2 v, इसी तरह से mn और v, यहां से m1 प्लस m2 अप टू mn, और v को बाहर कर दिया, तो फाइनली ये टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा, तो मोमेंटम क्या बन गया, mv। देखो यहां पर मोमेंटम mv। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी निकालो तो हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर अप टू हाफ mn v स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो, ये क्या बन गया, m1 प्लस m2 अप टू mn हो गया, और ये v स्क्वायर, ये क्या कहेंगे टोटल मास, तो mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या गया, हाफ mv स्क्वायर आ गया। इसलिए जब भी ट्रांसलेशन मोशन होगा तो टोटल मोमेंटम m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी यदि रोटेशनल मोशन में है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स मूव करते इन अ सर्कल, अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन और पॉइंट, और उस लाइन को, उस पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक फैन हैंग किया हुआ है, ये फैन का ब्लेड, हम ऐसे ही बता रहे, ऐसे तीन ब्लेड का होता, तो मान लो ये रौनक जी का ब्लेड है, तो रौनक जी का पंखा है, तो रौनक जी का पंखा ऐसे ही मान लो। अब ये यहां का पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां का पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने तीन पार्टिकल को कंसिडर कर लिया। अब वन पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इसका सर्कुलर पाथ ये बन रहा है, टू पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ये बन रहा है, थर्ड पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ये बन रहा है। अब फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस r1 जो सर्कुलर पाथ बना, सेकेंड पार्टिकल का रेडियस r2, थर्ड पार्टिकल का रेडियस r3। रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर सबका कॉमन है। यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। तो कहता है बॉडी सेट टू पजेस रोटेशनल मोशन। यदि बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसके सारे पार्टिकल्स सर्कल के अलोंग मूव कर रहे हैं, एंड सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल भी ले लें। जैसे मान लो कि यहां पर एक ऐसे रिजिड बॉडी दिखाया, अब ये मूव कर रहा है इसी के अबाउट, तो यहां पर पहला वाला जो पार्ट बना इसका रेडियस r1, दूसरे का रेडियस r2, तीसरे का r3, r4, सबके सेंटर कॉमन है, और कॉमन इसी के अबाउट है, इसी लाइन के अबाउट है,
इसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट है। इसी तरह से मान लो हमने ले लिया एक ऐसा व्हील टाइप का जिसमें गुलदस्ता है, वो मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर इसका जो पार्टिकल होगा, इसका पार्टिकल होगा, सब एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक ही लाइन से पास करेगा। मतलब जो भी इसका सर्कुलर पाथ बनेगा, सारे पार्टिकल का उसका कॉमन सेंटर होगा, और उस कॉमन सेंटर वो जो लाइन पास करेगा उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। आया समझ में? देख रहे रौनक जी कितनी मेहनत करते हैं, आ रहा है नजर? पूरा पीपीटी बनाने में हालत खराब हो जाती है। चलिए अब कहता है इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल्स मूव इन ए circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. उसका सेंटर उसी एक्सिस पर होगा। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया? इसका मतलब फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया? रॉड हो गया। ठीक, एक साइकिल के व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा? एक्सल होगा, एक्सल के अबाउट ही मूव करता है। ठीक, मोटर बाइक का भी एक्सल होगा, इसलिए एक्सल बहुत जरूरी है। एक्सल टूट जाता है तो व्हील का मूवमेंट बंद हो जाता है। अब आ जाए प्योर रोटेशनल मोशन। तो कहता है कि पार्टिकल बाई सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करा, वही पार्ट आ गया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन है। तो एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल, एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक, अब ये मूव कर रहा है, अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो देख लो इसके कॉमन सेंटर हो रहे हैं, सबके कॉमन सेंटर हो गए। इसका मतलब ये क्या, एक्स वाई प्लेन में जब है तो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। किसके अबाउट इसका रोटेशन हो गया? जेड के अबाउट हो गया। ठीक है, देखो कितनी मेहनत किया है समझने के लिए। ठीक, अब यहां पर कहता है कि जब प्योर पानी पी लो, हाँ, प्योर रोटेशन मोशन होगा तो वही चीज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बार बार एक ही टर्मिनोलॉजी आ रहा है। तो a body is said to be in pure rotation motion if all particles move in a circle and center of these circles lie on a straight line that is axis of rotation। और कहता है and every point moves through the same angle during a particular time interval। जब रोटेशन होगा तो एंगल सबका सेम होगा। क्लियर? इसका मतलब उस कंडीशन में सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, ओमेगा सबका सेम होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम था। यहां पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। प्योर रोटेशन में क्या क्या सेम? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। प्योर रोटेशन में क्या सेम हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अब जैसे ये पार्टिकल का सबका यदि रेडियस अलग है तब पर भी सबका ओमेगा सेम, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया। कैसे आया इसको समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। कब? लीनियर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो फर्स्ट पार्टिकल m1, वेलोसिटी v1, m2 v2। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, mn vn। ये फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर किया, ये सेकेंड पार्टिकल, इसी तरह से n पार्टिकल। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस rn,
और सबका एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं। अब यहां पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला पढ़ रखा है सर्कुलर में, तो v1 हो गया आर वन ओमेगा। ध्यान देगा, हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा, ओमेगा सबका सेम। इसी तरह से सेकेंड m2 r2 ओमेगा, अगेन mn rn ओमेगा। क्लियर है यहां तक? हाफ m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता आई। तो ये बन जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन के लिए क्या आ जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ये रिजल्ट आ गया। अब कहता है कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें कहता है कि एक, ऐसे समझ जाओ, बहुत इजी वे में बताते हैं। सिंपली एक पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन में इसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम, और दूसरा पार्टिकल जो रोटेशनल में है, प्योर रोटेशनल, एक साइकिल के व्हील को कंसिडर कर लो, दोनों को ऐड कर दो, एक प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशनल। अब देखो रिजल्ट क्या आता है। ये दोनों ऐड हो गया, ऊपर वाला 2v आ गया, यहां क्या आ गया v, और नीचे का डायरेक्शन अपोजिट है 0। ठीक? और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो डेफिनेशन पढ़ो। A body is said to be in combined translational and rotational motion if all points in the body rotates about an axis of rotation, and the axis of rotation means this point moves with respect to the ground. Ground का क्या गया velocity? 0। इसके रेस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्योर ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, दैट इज रोलिंग। एक एग्जांपल देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। एक इंक्लाइन सरफेस से किसी टायर को रिलीज करो, टायर का मोशन इस तरह हो रहा है, और टायर के बीच में एक एक्सल लगा दो, तो एक्सल भी मूव कर रहा है, लेकिन वो जो बॉडी है, वो जो टायर है, वो इंक्लाइन सरफेस के कांटेक्ट में जब आ रहा तो उसका वेलोसिटी 0 है रिलेटिव टू द ग्राउंड, और वो उसका एक्सेल भी मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर रोलिंग। समझ में आ गया? तो ऐसे सब एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग के लिए पहला टर्मिनोलॉजी है, ध्यान देंगे, बाद में एक साथ करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहता है कि यहां पर ये रिजिड बॉडी है और ये पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसके पार्टिकल्स को m1 m2 m3 अप टू mn कंसिडर कर लिया। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1,
इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3, इसका डिस्टेंस r है। तो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का एक ऐसा क्वांटिटी है जो मेजर करता सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब हम जब पार्टिकल 1 का लिखेंगे वैल्यू तो m1 और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो m2 एन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, n पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो mn और n स्क्वायर, सब का सम कर देंगे। इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्टिंग मास का लीनियर मोशन में था वही एक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में हो जाएगा। एक बॉडी हेवियर था तो उसको लार्ज फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता था मोशन में लाने के लिए, लाइटर बॉडी के लिए स्मॉल फोर्स। तो यहां पर वैसे ही जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेशनल इफेक्ट में लाने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। लाइटर बॉडी को रोटेट कराने के लिए स्मॉलर टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। एक बॉल को रोटेशनल इफेक्ट देना है तो इजीली हम स्मॉल फोर्स लगा के रोटेट करा देते हैं, लेकिन उसी बॉल की जगह पर चाहे टेनिस बॉल हो या क्रिकेट का बॉल हो, उसी की जगह पर आपको दे दे मान लो एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, या सिंपली हम एक आयरन का सॉलिड स्फीयर दे दें। जैसे आपने देखा होगा शॉटपुट जो एक इवेंट होता है स्पोर्ट्स में, एक स्फेरिकल बॉल होता है, उसको हम लोग थ्रो करते हैं, उसको आपको रोटेट कराने के लिए दे दिया जाए तो आप रोटेट करा पाओगे? तभी करा पाओगे जब आपके हाथ में ताकत, इसका मतलब ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड। मान लो कि एक आपके घर में वुडन दरवाजा है, उसको आप रोटेट करा सकते हो इजिली, और उसी के जगह पर एक आयरन का दरवाजा हो काफी बड़ा, उसको रोटेट कराने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, मींस टॉर्क ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो एक्टिंग मास का लीनियर मोशन में था वही एक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में हो जाए। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां पर ये सब का जब सम करेंगे तो ये बन जाएगा आई समेशन एम आई और आई स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn है, वही डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? तो ये दिमाग में रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में मास की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो मैथमेटिकली देख लीजिए क्या आ गया, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, ये m2 होगा, वो कट एंड पेस्ट के चक्कर में हम भूल गए, तो ये m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ये समेशन mi ri स्क्वायर, और फिर वैसे ही रौनक जी आ गए थे, हटा दिया, नहीं तो फिर वो पूरा मान जाते हैं कभी कभी। हाँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का हम लोग मेजर करते हैं, तो यहां पर मेजर करने का तरीका क्या है? जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस हो जाए, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे एक रॉड है, रॉड के हम थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करेंगे,
तो समेशन को रिप्लेस करता है इंटीग्रेशन, समेशन एम आई बन जाएगा डीएम और आर आई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख, फॉर्मूला बन गया ये। अब डीएम का वैल्यू निकालने का तरीका सेंटर ऑफ मास में सिखाया था। क्या सिखाया था? डीएम निकालने का तरीका सिखाया था टोटल मास बाई टोटल लेंथ, या एरिया या वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री लेंथ, या एलिमेंट्री एरिया या एलिमेंट्री वॉल्यूम। जैसे मान लो कि हमको एक रॉड का एलिमेंट्री मास डीएम निकालना है और ये रॉड का मास एम है और लेंथ एल है। एलिमेंट्री मास निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए टोटल रॉड का मास एम लिखेंगे, टोटल लेंथ एल लिखेंगे और इसका एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे डीएल। तो ये m बाई एल इंटू डीएल बन जाएगा। इसी तरह से मान लो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, इसके एक छोटे से पार्ट डीएम को निकालना चाहे, एलिमेंट्री मास को निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? टोटल मास बाई टोटल लेंथ मीन्स सरकमफ्रेंस, और ये छोटा सा पार्ट इसको dx मान ले तो यहां dx से मल्टीप्लाई। इसी तरह से मान लो एक डिस्क है और डिस्क में एक छोटे से पोर्शन का डीएम निकालना हो। ये बता रखा सेंटर ऑफ मास में टोटल मास बाई टोटल एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये जो अंदर ये लूप हमने कंसिडर किया ये थिन सर्कुलर लूप की तरह है, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और इसका थिकनेस मान लेंगे dx, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलिमेंट्री एरिया बन जाएगा। इसी तरह से मान लो एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट्री मास निकालना है। ये सॉलिड स्फीयर इस तरह से, अब इसके एक छोटे से पोर्शन का मास निकालना, तो छोटा सा पोर्शन क्या बनेगा? एक स्मॉल सेगमेंट हॉलो स्फीयर। अब उस हॉलो स्फीयर का एलिमेंट्री मास तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया मान लो उसका रेडियस r तो 4 पाई आर स्क्वायर और उसका थिकनेस dr ले लेंगे। इस तरह से हम लोग डीएम का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो क्लियर है? 100% आ रहा है समझ में? इरेज करें। तो यहां पर वही एग्जांपल लिया, थिन रॉड का निकाल के दिखाया, डिस्क का निकाल करके दिखाया। क्लियर? अब फिर हटा देते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन कहता है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जहां पे पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। ये रिजिड बॉडी का टोटल मास इस पॉइंट पर, पहले क्या था? इंडिविजुअल पार्टिकल ले रहे थे, अब यह इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जहां पे होल मास उसका कंसंट्रेट कर रहा है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिरेशन जो कहना चाहे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों ने लिखा था क्या था भाई? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn/n स्क्वायर लिखा था, याद है ना? अभी जस्ट पढ़ाया। इसी को समेशन mi/ri स्क्वायर लिखा। अब यहां पर कहता नहीं, यहां पे आपने सारे m1 m2 m3 अप टू mn को समेशन m को कैपिटल M लिख दिया। तो ये जो डिस्टेंस बना r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर का, ये डिस्टेंस बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। मतलब
k becomes under root r1 square plus r2 square up to rn square whole divided by n। ये k बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, एम के स्क्वायर। इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम। अब डेफिनेशन देखो क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज के at which whole mass of the body were concentrated and its moment of inertia about the given axis would be the same। इसका moment of inertia same होगा as the actual distribution of mass। समझ में आ गया? ठीक। अब मान लो कि कहता है एक एग्जाम्पल कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है, तो हम उसको किसके बराबर लिखेंगे? एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमने कैलकुलेट करके आपको सिखा दिया कि ml स्क्वायर बाई 12, तो हम ये एज्यूम करके चले कि इस रॉड का टोटल मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है और ये समेशन m टोटल m है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, m के स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। इसका मतलब k यहां पर क्या बना, L बाई रूट 12 बना। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यस नो? अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का दो मेथड, एक तो फॉर्मूला भी है और दूसरा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रॉड का यदि सेंटर के अबाउट निकालना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप रॉड को सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो, और हो सकता है आप यहां के अबाउट घुमा दो। दोनों कंडीशन ले सकते हो, सेंटर के अबाउट भी ले सकते हो और इस एंड के अबाउट। तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही तो नहीं लगेगा, दोनों के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो पहले तो ये रिजल्ट हमारा आ गया, देख लो हमने लिख भी दिया है, ये आरएमएस वैल्यू दे रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया, एम के स्क्वायर बन। आ गया समझ में यहां तक? क्लियर? पांच बजकर 5 मिनट हो गया। अब देख लो वो लोग तो नहीं आए, थोड़ा यहाँ के बाद रिपीट कर देंगे हम लोग क्लास में, इसके बाद सारा चीज डेरिवेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। तो क्या क्या सीखा आज? रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी 3 टाइप के, प्योर ट्रांसलेशन, रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। सबके डेफिनेशन को पढ़ा, सबके टाइप्स को देख लिया फिगर में। फिर हम लोग नए क्वांटिटी क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। कल हम लोग इसके एप्लीकेशन पर आएंगे। ठीक है।